हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बर्नवाल ब्रदर। मैं किशन बर्नवाल और आज से मैं 10th क्लास का स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा का मैथ्स का बुक कवर कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आपके 10th क्लास में आपका जो फर्स्ट लेसन है वो है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या है। और आपको मैं बता दूँ कि इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड जितने भी आपको डिफिनीशंस हैं सब कवर करेंगे। देन आफ्टर उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 10th क्लास का पहला लेसन, वास्तविक संख्या है। फर्स्ट लेसन है हम लोग का। तो चलिए एक बात और, इसके जितने भी नोट्स हैं आपके वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक इसमें लिखे हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं बाबू? गिनती की सारी संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की जो संख्या होती है वो क्या होती है बाबू? प्राकृत संख्या होती है। अब मेन टॉपिक ये होता है गिनती स्टार्ट होती कहाँ से? तो गिनती स्टार्ट होती है बाबू 1 से, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये जो है बाबू आपका प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है बाबू, और आपको बता दें इसको डिनोट करते हैं, इसको सूचित करते हैं एन से। किसे डिनोट करते हैं? एन से डिनोट करते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो हमारा आएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बाबू? जीरो से शुरू होकर आगे की सारी संख्या। जीरो से शुरू होकर आगे की सारी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। हम ये भी बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या में अगर जीरो को इंक्लूड कर दे तो क्या बन जाएगा आपका? पूर्ण संख्या बन जाएगा। यानी 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इट इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं W से। अगर हम आगे बढ़े तो हमारा मिलता है पूर्णांक संख्या। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है बाबू? पूर्णांक बोलता है कि प्राकृत संख्या के संग्रह में, प्राकृत संख्या क्या क्या है? 1 2 3 4। प्राकृत संख्या के संग्रह में जीरो को शामिल करने पर, किसको शामिल करने पर? जीरो। और ऋण पूर्णांकों को शामिल करें, यानी जो प्लस वाले की उसके माइनस वाले लिख लीजिए, यानी -1 -2 -3 -4 शामिल करने में जो संख्या बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं बाबू? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको बाबू डिनोट करते हैं दो नंबर से। एक करते हैं जेड, एक करते हैं आई। यही दो अल्फाबेट है जिसकी सहायता से हम इसको डिनोट करते हैं। आप चाहो तो जेड से भी कर सकते हो, चाहो तो आई से भी कर सकते हो। जेड के लिए एक स्टोरी है, चलिए बताते हैं। जेड जो है जर्मन शब्द जेहलन से लिया गया है। जर्मन शब्द किससे लिया गया बाबू? जेहलन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गिनना। क्या होता है बाबू? गिनना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम चले तो हमारा मिलता है सम संख्या। इसको आप लोग 5 या 6 में पढ़े होंगे। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या उसके अपोजिट है। तो सम संख्या विषम संख्या दोनों समझते हैं। वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह कट जाए, पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो होता है सम संख्या। और वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो वो क्या होता है? विषम संख्या। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं, 2 4 6 8। ये जो नंबर है ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, इसलिए कौन सा क्या है? सम संख्या है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से। किसे डिनोट करते हैं? ई से। ई से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, और विषम संख्या किसे कहते हैं? जो दो से पूरी तरह विभाजित ना हो। जैसे हम बात करें 1 3 5 7 9, ये सब दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, इसको बोलते हैं विषम संख्या और डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं किस? ओ से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर हम आगे चलेंगे तो अभाज्य और भाज्य मिलता है। ये भी एक दूसरे के ये अपोजिट ही है। चलिए समझते हैं। वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे, ध्यान सुनिए। वैसी संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे अभाज्य संख्या कहलाती है वो। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं। 2 या तो एक से कटेगा या तो 2 से कटेगा, यानी खुद से कटेगा। 3 या 5 या 7, ये सब ऐसे नंबर हैं जो एक से कटेगा या तो खुद से, यानी एक से 3 की बात करें तो एक से कटेगा या तो 3 से कटेगा।
5, या तो 1 से कटेगा तो 5 से कटेगा, 7, 1 से कटेगा तो 7 से कटेगा। तो ये सब ऐसे नंबर है जो 1 से कटता है और खुद से कटता है। तो ये कौन सा क्या हो गया, अभाज्य संख्या होता है। चलिए इसके लिए कोई फिक्स नहीं है कि इससे डिनोट हो, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम आगे चले तो आगे हमारा मिलता है बहुभाज्य संख्या। क्या मिलता है बाबू, भाज्य संख्या। वैसी संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी और भी नंबर से कटे तो क्या होता है, भाज्य संख्या। जैसे हम बात करें 4, तो 4 बाबू 1 से तो डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड, यानी किसी और अंक से भी डिवाइड होता है। तो क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। 6 की बात करें तो 1 से कटेगा, खुद से तो कटता ही है, उसके अलावा 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। तो ये क्या हो गया, भाज्य। ऐसे बहुत सारे नंबर है, चलिए देखते हैं। 8 हो गया, 10 हो गया, ये सब ऐसे नंबर है जो 1 से कटते हैं, खुद से कटते हैं और किसी और भी नंबर से कटते हैं। तो कौन सा संख्या बाबू, भाज्य संख्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहां से बाबू आपका बुक का सिलसिला स्टार्ट होता है। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है बाबू, वैसी संख्या जिन्हें p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सके। किस रूप में लिखा जा सके, p बटा q के रूप में लिखा जा सके, वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल हम आपको बताएं 2/3, तो आप देख सकते हो कि p के प्लेस पर 2 है और q के प्लेस पर 3 है। तो ये क्या हो गया बाबू का, परिमेय संख्या होगा। माइनस में हो प्लस में हो डज नॉट मैटर, आपका बस ये p/q का फॉर्म होना चाहिए तो वो परिमेय संख्या। जैसे हम बात करें -5/7, -5/7, तो ये भी एक क्या बाबू आपका, ये भी एक परिमेय संख्या ही है। ठीक है, आगे हम बात करें 7 या 8 या कोई भी नंबर ले लो, -3, तो क्या ये सब परिमेय संख्या होती है? ऑफ कोर्स होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसके बाय में 1 छिपा हुआ है। 7 के बाय में 1 छिपा हुआ है, 8 के बाय में 1 छिपा हुआ है, -3 के बाय में क्या छिपा है, 1 छिपा हुआ है। इसलिए ये कौन सा संख्या आपका, ये आपका परिमेय संख्या ही है। ठीक है, चलिए एक इसमें शर्त भी है। इसमें शर्त क्या है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। p का मान 0 हो जाएगा लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2/0 अगर होता है या 3/0 होता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम हुआ? चलिए आगे चलते हैं बाबू। आगे अगर चले तो अपरिमेय संख्या आता है। जो संख्या p बटा q के रूप में न हो वो क्या होता है बाबू, पर अपरिमेय संख्या होता है। जो p बटा q के रूप में ना हो क्या होता है बाबू, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे हम बोले तो बाबू पहला सवाल होता है कि किस रूप में हो। ठीक है, तो देखो इसके बारे में 2-3 स्टोरी चलिए बताते हैं। पाइथागोरस के अनुयायियों ने, पाइथागोरस के जो मानने वाले थे, उन्होंने ये बतला दिया कि √2 जो है आपका परिमेय संख्या नहीं है। √2 क्या है बाबू, परिमेय संख्या नहीं है। तो इसलिए कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ऐसे तो आपको अगर आप आगे लेसन बनाइएगा तो √2 को सिद्ध भी करना है। ठीक है ना, आगे सिद्ध भी करेंगे। तो वैसे ही आगे अगर बढ़े तो आगे बढ़े तो ईसा जी के जन्म से पहले 425 के आसपास एक मैथमेटिशियन है थियोडोरस, उन्होंने ये बतला दिया कि √3, √5, √7 और √11 ये भी क्या है आपका, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, इसको बाद में सिद्ध भी करना है, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब फिर एक वैज्ञानिक है, 2 वैज्ञानिक है, लैम्बर्ट और लेजेंड्रे, 1700 ईस्वी के अंत में उन्होंने ये बतला दिया कि पाई भी एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी एक कौन संख्या बाबू, अपरिमेय संख्या है। तो कोई प्रॉब्लम हुआ? ये जितने भी नंबर है ये कौन सा नंबर है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बाबू, चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो मिलता है वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को, यानी अगर हम बात करें 2/3 की, या बात करें √2 की, या √3 की बात करें -5/7 की, जितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं इनकी बात करें तो ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी परिमेय हो या अपरिमेय हो सब किसके अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। तो देखिए ये सब हमारा टॉपिक था, थोड़ा बेसिक चीज था और थोड़ा सा बुक के अंदर से भी था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे एक टॉपिक पढ़ना है अंक गणित। अंक गणित की आधारभूत परिमेय, अंक गणित के आधारभूत परिमेय। तो देखिए बाबू, अंक गणित के आधारभूत परिमेय पढ़ना है तो अंक गणित के आधारभूत परिमेय क्या है, तो देखो ये धनात्मक पूर्णांकों के गुणन से संबंधित है। ये धनात्मक पूर्णांकों के गुणन मतलब गुणन से संबंधित है। ये धनात्मक पूर्णांक गुणन, इसका कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भाज्य संख्या लो, प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त यानी यूनिक माना जाएगा। और अभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 24,
24 आपको पता है एक भाज्य संख्या को एक से कटेगा, कुछ से कटेगा, किसी और अंक से कटेगा। जब इसको तोड़िएगा ना तो हमेशा भाज्य ही आएगा, अभाज्य आएगा, सॉरी। 2 से 12, 2 से 6, 2 3 6, ये देखो यहाँ पे 2 आ गया और 3 आ गया, यानी कोई भी भाज्य संख्या लोगे ना, कोई भाज्य संख्या, तो हमेशा जो उसका गुणनखंड आएगा वो अभाज्य आएगा, यूनिक अद्वितीय आएगा, उसका और गुणनखंड नहीं हो सकता है, ठीक है ना, अभाज्य आ सकता है, ठीक है। चलिए ये तो आपको क्लियर हो गया कि ये धनात्मक पूर्णांक गुणन से संबंधित है, और इसका क्या होता है, इसका कथन है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आते हैं लेमा, जिसको प्रमेयिका बोलते हैं, बहुत लोग लेमा बोलते हैं। प्रमेयिका एक कथन होता है जिसके द्वारा अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। एक कथन के साथ किसी कथन को सिद्ध करेंगे, कोई भी कथन, जैसे मान लीजिए हम a बराबर bq प्लस r, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रमेयिका हो गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी सहायता से बहुत सारे क्वेश्चन हम सिद्ध करते हैं, तो सब क्या होगा, वो प्रमेयिका है। जिसकी सहायता से अन्य कथन को सिद्ध कर सकते हैं वो क्या होता है, वो प्रमेयिका होता है। आगे हमको पढ़ना है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या हो, इस लेसन का सबसे बेस्ट टॉपिक। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। ये परिभाषित तो ही है और एक श्रृंखला स्टेप बाय स्टेप होती है, जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल प्राप्त करने की विधि देती है, मेथड तो देती है। और विशेष प्रकार की समस्या क्या है, HCFL, क्या हुआ है, HCFL, यानी हम जो जब लेसन बनाएंगे, अभी इसके बाद जो लेसन बनाएंगे पार्ट 2 जो वीडियो आएगा उसमें हम आपको HCF निकालना सिखाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इससे रिलेटेड जितने भी आपको फार्मूला है और जितने रिलेटेड क्वेश्चन है सब मिलेंगे।